वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मेरे को तो आज की इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लेकर आए हैं। जो टॉपिक वो है अमीनो एसिड्स, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम सीक्वेंस वाइज हम प्रोटीन की तरफ भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई अमीनो एसिड्स के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। तो हम सबको पता है कि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स दैट मेक प्रोटीन्स, ठीक है। बट न्यू रिसर्चेस शो दैट देयर आर 22 अमीनो एसिड्स, और दो हैं वो कौन से हैं, वो है सेरेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, ठीक है। ये दो नए अमीनो एसिड्स हैं जो कि रिसर्चर्स कहती हैं कि नहीं, हमारी बॉडी 22 जो हमारी बॉडी में प्रोटीन हैं वो जो कंपोज हैं वो 22 एक्चुअल में 22 अमीनो एसिड्स पर कंपोज हैं। तो अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। पोलैरिटी है, उसके बाद न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जिसमें एसेंशियल हो गए, नॉन एसेंशियल हो गए, ठीक है ना। उसके बाद मेटाबॉलिक फेट आता है जिसमें केटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और बोथ ऑफ देम भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आ जाओ तो यार स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एलिफेटिक साइड चेन में आ जाओ। तो एलिफेटिक साइड चेन में यार जो पहले आते हैं वो सिंपल अमीनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। सिंपल अमीनो एसिड में आपने ग्लाइसिन करना है, ठीक है ना, ग्लाइसिन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है एलेनिन, ठीक है ना। और ब्रांच चेन में अगर अमीनो एसिड्स की बात करें तो उसमें आ जाता है वेलिन आ जाता है, ल्यूसीन आ जाता है और आइसोल्यूसिन आ जाता है। इसको ऐसे हम निमोनिक विल भी याद रख सकते हैं, विल विल, ठीक है ना। तो वी से विलाइन हो गया, आई से ल्यूसीन हो गया और एल से ल्यूसीन हो गया और आई से आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है ना। निमोनिक ऊपर नीचे हो गया तो आपने वैसे ही विल से याद रख लेना है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं, वो टायरोसिन है, ठीक है ना, सेरीन है और थ्रियोनिन है। इसको भी हम एक्सिक निमोनिक याद रख सकते हैं। ओ से हमें पता लग रहा है कि ये OH ग्रुप कंटेनिंग है। टी से टाई, आई टी आई टाई टायरोसिन सीखना है। और सारी से सेरीन और टी एच से थ्रियोनिन, ठीक है। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आ जाओ तो यार उसमें मिथियोनिन आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सिस्टीन आ जाता है, ठीक है, और सिस्टाइन आ जाता है, ठीक है। एसिटिक अमीनो एसिड्स की बात करो तो हम सबको पता है कि उसमें aspartic एसिड आ जाते हैं और ग्लूटामिक एसिड आ जाते हैं। अमाइड ग्रुप में आ जाए तो जिसको अस्पार्जीन आ जाते हैं और ग्लूटामिन आ जाते हैं। उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, उसको एज ए निमोनिक हमने हाल रोड लाहौर का सबसे मशहूर रोड है, तो हाल रोड से आप बेसिक अमीनो एसिड याद रख सकते हो। उसमें हिस्टिडीन आ जाता है, आर्जिनिन आ जाता है और लाइजीन आ जाता है। उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की तरफ आ जाओ तो उसमें फिनाइल एलेनिन है जिसमें बेंजीन रिंग या कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक रिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। फिनाइल एलेनिन आ जाता है इसमें और इसमें टायरोसिन आ जाता है। एरोमेटिक अल्फा अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। अब हाइड्रोसाइक्लिक रिंग जो कंटेन करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, उनमें जो एग्जांपल्स है वो है ट्रिप्टोफैन आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हिस्टिडीन आ जाता है। इम्यूनो एसिड्स में प्रोलीन आ जाता है और प्रोलीन एक अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रोलीन से रिलेटेड, ठीक है ना, कि ये इम्यूनो है, एसिडिक है ये या कुछ और है, ठीक है ना। इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद पोलैरिटी बेस पर अमीनो एसिड्स है, ठीक है ना। उसमें पोलर अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, और उसमें नॉन पोलर अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब नेगेटिवली चार्ज में हम सबको पता है कि वो एसिडिक ही हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने एसिडिक में पढ़ा तो वो अस्पार्टिक था और ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज में की बात करो तो सारी बात है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब यहाँ बेसिक अमीनो एसिड्स की बात हो रही है। तो इसमें हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन आ जाता है, ठीक है। अनचार्ज में आ जाओ तो अनचार्ज में ग्लाइसिन आ जाता है, सीरीन आ जाता है और टी आ जाता है। इसको हम एज ए निमोनिक याद रख सकते हैं, जीएसटी, जो कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमसे पन्ना ले रही है, बेतुका ले रही है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ठीक है ना। तो अब याद रख सकते हैं इसरा निमोनिक। तो अभी अभी मेरे जहन में आया था इसरा का निमोनिक तो मैंने लिख दिया। तो उसके बाद नॉन पोलर में आ जाओ, वेट अ मिनट, हाँ अनचार्ज में, सॉरी हमने जीएसटी तो लिख दिया, जीएसटी और लेकिन आगे ए और जी भी रह जाते हैं। तो ए और जी अस्पार्जीन है उसमें और ग्लूटामिन है, ठीक है ना। लेकिन अब जीएसटी आग, जीएसटी को आग लगाओ, जो भी निमोनिक बनाना आप बना सकते हो। तो ये निमोनिक नहीं बन रहा, लेकिन आप जीएसटी कह सकते हो और आगे आ कह सकते हो, जीएसटी आग आम तपी भी है टैक्स दे दे के। तो आप नॉन पोलर अमीनो एसिड में आ जाए तो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, उसमें फेनिलएलनिन हमें पता है कि टायरोसिन भी है, ट्रिप्टोफैन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है और मिथ्योनिन। ये कुछ ना कुछ
जैसा कि आप सबको मेथियोनिन में सल्फर होता है, इन्होंने पोरसती ग्रुप होता है इसमें, फॉर एग्जांपल कुछ भी सल्फर कंटेनिंग हो गया, जैसे मेथियोनिन में सल्फर होता है, फिनाइलिन में बेंजीन, ब्ला 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 जो भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पर जो है वो है नो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो कि नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि अमाइनो एसिड हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो 22 अमाइनो एसिड से बनकर मिलकर बनती हैं। तो एसेंशियल इसलिए कि ये तो बॉडी बना नहीं रही, इसलिए हमें ये रिक्वायर्ड है थ्रू अदर सोर्सेज। तो इसमें जो हमने जो पहले है वो मिथियोनिन है, आर्जिनिन है, ठीक है। मिथियोनिन है, आर्जिनिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वेलिन है, आइसोलिसिन है, ल्यूसीन है, फेनिलैलनिन है, हिस्टीडीन है, लाइसिन। और हम इसको एक बहुत फेमस निमोनिक है मैटविल फ्लाई, उससे हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम से मिथियोनिन हो गया, ए से आर्जिनिन होगा, और अपने यहाँ पे डबल टी से आपने याद रखना है कि यहाँ पे टायरोजिन नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन आ रहा है। उसके बाद वी से वेलिन है, आई से आइसोलिसिन है, एल से ल्यूसीन है, ठीक है ना। फिनाइलैलनिन से, पी से फिनाइललाइन है, एच से हिस्टीडीन है, और एल से लाइसिन है। और रेड में कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने रेड वाई को रेड कर दिया। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो बाकी रिमेनिंग है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो हमारी बॉडी उनको प्रिपेयर कर रही है। आगे जो सेमी एसेंशियल में जो मैंने यहाँ पर्पल में की हुए हैं वो हिस्टीडीन और आर्जिनिन है, ये जो सेमी एसेंशियल में है। ये और ये बेसिक अमाइनो एसिड्स भी हैं, आपको अभी मैंने करवाया है। उसके बाद आ जाओ तो यार मेटाबॉलिक फेट आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड्स कीटोन बनाएंगे, हाइड्रोलाइसिस या मेटाबोलाइज होकर जो कीटोन बनाएंगे, उनको हम कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। जैसा कि ल्यूजाइन, इसकी जो मच मोर इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो ल्यूजाइन है, तो आपने ये याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स का कोई एमसीक्यूज आ जाता है और उसमें आप देख रहे हो कि ल्यूजाइन भी है और लाइसिन भी है, तो आपने हमेशा ल्यूजाइन पर टिक करना है, ना कि लाइसिन पर, ठीक है, क्योंकि ल्यूजाइन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन लाइसिन। उसके बाद बहुत कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, बहुत गुड कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक में फिनाइलएलनिन आ जाता है, ठीक है ना, टायरोसिन आ जाता है, ट्रिप्टोफैन आ जाता है, और आइसोलिसिन आ जाता है। याद रखना मुश्किल है, लेकिन जारी बात है, इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट नेम है, मेटाबॉलिक फेट अलग है, पोलैरिटी अलग है, ठीक है ना, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर अलग इनकी क्लासिफिकेशन है। तो एक मरतबा आप अमीनो एसिड को याद रखने का एक तरीका ये है कि एक मरतबा सबसे पहले आपने जितने भी अमीनो एसिड्स हैं 22 या 20 आपकी बुक में, अकॉर्डिंग टू आपकी बुक को फॉलो करते हुए आपने वो सबसे पहले याद कर लेने हैं, ठीक है ना। उनके स्ट्रक्चर देख लेना, ड्रा कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब एक मरतबा कर लोगे तो उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन की तरफ आना, तब आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ग्लूकोज जनरेट करते हैं, या ग्लूकोजेनिक बॉडीज हाइड्रोलाइज ऑन हाइड्रोलाइजेस प्रोड्यूस करते हैं, वो रिमेनिंग ऑल आर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं अदर देन, ठीक है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में आ जाए तो यार हमें पता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी है इनकी, केमिकल नेचर एंड सोलबिलिटी पर भी है, और फाइव उसके बाद आ जाओ तो न्यूट्रिशन प्रोटीन्स भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर प्रोटीन में कोलेजन आ जाएगा, ठीक है। कोलेजन आ जाएगा। स्टोरेज प्रोटीन में ओवा अल्ब्यूमिन आ जाएगा, ग्लूटिनिन आ जाएगा, ठीक है ना। कैटालिटिक प्रोटीन में जैसा कि हमें सबको पता है कि हमारे जितने भी एंजाइम है वो इटसेल्फ एक प्रोटीन है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन मायोसिन, जैसा कि हमें पता है कि हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन मायोसिन होती है, ठीक है ना। उसके बाद रेगुलेटरी प्रोटीन है, सबको पता है कि इंसुलिन इज रेगुलेटरी प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटरी प्रोटीन। इंसुलिन अब जो हमारी डायबिटीज को, मतलब हमारी शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए वो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, और ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर प्रोटीन आ जाता है, इसमें रिसेप्टर प्रोटीन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स होते हैं, मल्टीपल पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं, वो एज अ रिसेप्टर काम कर रही होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। जेनेटिक प्रोटीन्स में आप सबको पता है कि हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन्स आ जाती हैं। उसके बाद डिफेंस प्रोटीन्स में इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाते हैं, जिसमें आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, आईजीएफ वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आपको पता है एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है बाइल साल्ट्स और बिलिरुबिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, इस तरह की चीज़ों को, और ट्रांसफेरेंट, और यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है टू द टिश्यू। केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी पर आ जाओ तो सिंपल प्रोटीन है ओनली कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। जो सिंपल प्रोटीन है वो ओनली कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पे आ जाओ, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स प्लस
प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना? अब जो सिंपल प्रोटीन है उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन में जो एग्जांपल्स हैं वो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन्स है, ठीक है ना? ग्लोबुलिन में अल्फा भी बीटा भी आ जाती हैं और गामा भी आ जाती हैं। जो गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं वो बेसिकली हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा होती हैं, जो कि आईजीजी, आईजीए, आईईडी, आईजीजी वगैरह वगैरह, ठीक है ना? उसके बाद ग्लोबिन है, ग्लूटिनिन्स है, ठीक है? उसके बाद कोलामिन्स है, प्रोटामिन्स और हिस्टोन्स हैं, ये सारी ग्लोबुलर प्रोटीन है। उसके बाद अगर हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की बात करें, तो जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन है, हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ग्लूकोज वगैरह से बनकर बना होता है। म्यूकोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से बनकर, न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनता है। क्रोमोप्रोटीन फॉर एग्जांपल जो हमारी मेटेलिक जो प्रोटीन के साथ जो मेटल होती है, मेटल बॉन्ड करती है, उसमें क्रोमोप्रोटीन फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन को हम एज अ क्रोमोप्रोटीन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें फेरिक आयन होता है। तो मेटलोप्रोटीन्स आ गया, उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन आ गया, ठीक है? उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन जो कि सिंपल शुगर्स की सिंपल शुगर सिंपल प्रोटीन की आगे क्लासिफिकेशन है, तो उसमें कोलेजन आ गया, मेनली कंपाउंड ऑफ ग्लाइसिन। आपने ये वर्ड लाजमी याद रखना है कि जो कोलेजन है वो मेनली कंपाउंड ऑफ ग्लाइसिन होता है। बाकी इसका बहुत मेजर रोल होता है जब हमारी वोंड हीलिंग हो रही होती है, तो फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, कोलेजन 1 2 1 3। और आपने हाइपरट्रोफिक और हाइपरट्रोफिक स्कार और हाइपोट्रोफिक स्कार और किलर्ट स्कार के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कोलेजन का, उसका कोलेजन में इन दोनों चीज़ों में क्या रोल है। आई थिंक जो किलर्ट स्कार है उसमें कोलेजन 1 और 3 की एग्जेसिव एग्जेस एग्जेसिव होता है, एग्जेस हो जाता है। और मेरा ख्याल है जो हाइपोट्रोफिक स्कार है उसमें कोलेजन 3 या मेरा ख्याल 1 ये एग्जेस हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद इलास्टिन आ जाए तो इलास्टिन यार हम नाम से ज़ाहिर हो जाए कि टेंडन में होगा, ठीक है ना? लिगामेंट्स में हो सकता है, ठीक है ना? उसके बाद केराटिन आ जाए तो फोनिन, नेल्स, हेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना? उसके बाद ड्राई प्रोटीन है, ड्राई प्रोटीन में सिंपल भी आ जाती हैं और कॉन्जुगेटेड भी आ जाती हैं। उसके बाद आ जाओ प्राइमरी ड्राई प्रोटीन। प्राइमरी ड्राई प्रोटीन में आ जाओ तो कोएगुलेटेड प्रोटीन है, जिस तरह थ्रोम्बिन वगैरह हो गया, इस तरह की प्रोटीन होगी। डीनेचर्ड प्रोटीन हो गया, और डीनेचर्ड जो प्रोटीन है होती हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं, ठीक है ना? उसके बाद प्रोटीन्स आ जाते हैं, उसके बाद मेटा प्रोटीन आ जाएगा। सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन में आ जाए तो यार पेप्टोन आ जाएगा, ठीक है? पॉलीपेप्टाइड्स आ जाएगा, पेप्टाइड्स आ जाएगा और प्रोटियोजेस आ जाएगा। न्यूट्रिशनल प्रोटीन में आ जाए तो कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम अंडा खाएं, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कभी कभार के अंडा खाया करो, अंडे की जो सफेदी है वो खाया करो या जर्दी का। और मिल्क कैज़ेन, जो मिल्क में प्रोटीन होती है कैज़ीन, वो ऑल कंटेन्स एसेंशियल अमीनो एसिड, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना? इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है जिसमें सिर्फ एक एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो पल्सीन है वो डेफिशिएंट होती है मिथ्योनिन में, ठीक है? उसके बाद आ जाए तो सीरियल्स हैं वो डेफिशिएंट होती है लाइजीन में। तो आपने ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद पुअर प्रोटीन्स में आ जाओ, दे लैक मोर देन वन एसेंशियल अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ जीन की एग्जांपल लेते हैं जो कि कॉर्न में प्रोटीन पाई जाती है, तो वो डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। आपने इनके बारे में ख्याल रखना है। अब आ जाओ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोटीन होता क्या है? सबसे पहले तो हमें प्रोटीन के बारे में पता चाहिए कि प्रोटीन आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ओ अल्फा अमीनो एसिड, आप कह सकते हो अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है ना? पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स आर polymers of alpha amino acids but molecular weight is less than 1000। प्रोटीन में क्या होता है कि जो मोलिकुलर वेट है वो ग्रेटर देन 1000 हो जाता है, 10,000 भी हो जाता है, और जितनी प्रोटीन के मोलिकुलर वेट है उतना, ठीक है ना? लेकिन पॉलीपेप्टाइड्स में ये होता है कि उनका जो मोलिकुलर वेट है वो लेस देन जो होता है वो 1000 होता है। उसके बाद पेप्टाइड्स की बात करते हैं, तो पेप्टाइड्स में पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, जो पेप्टाइड है वो बेसिकली आल्सो पॉलीमर अमीनो एसिड, लेकिन उनका जो मोलिकुलर वेट होता है या आप कह सकते हो कि वो लेस देन 10 अमीनो एसिड्स पर कंपोज होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आ जाओ, हम अब स्टार्ट करने लगे कि जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स हैं नेचर में वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले डायापेप्टाइड, आपने एक बात याद रखनी है, डायापेप्टाइड का मीन ये नहीं होगा कि उसमें दो
पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। उसका मतलब ये है कि दे कंटेन दो 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, बट 1 अमीनो पेप्टाइड लिंकेज। फॉर एग्जांपल, ज़ाहिर बात है, 2 अमीनो एसिड होंगे तो उनको दरमियान में जोड़ने वाला यहाँ पर ही कहीं होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ़ एक ही लिंकेज बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपेप्टाइड होगा, वो बेसिकली 2 अमीनो एसिड पर कंसिस्ट कर रहा होगा, लेकिन उनको बॉन्डिंग जो उनकी बॉन्डिंग है, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, वो 1 पेप्टाइड लिंकेज होगी, ठीक है ना? उसके बाद ट्राइपेप्टाइड आ जाए तो 4 एंड सो ऑन, 3 अमीनो एसिड्स होंगे लेकिन 2 पेप्टाइड लिंकेज होंगे, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल 3 अमीनो एसिड ये हो गया, ठीक है ना? और ये हमने इसकी बॉन्डिंग कर दी। और सो ऑन, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना? अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ हम आने लगे हैं। तो डायपेप्टाइड की तरफ हम सबसे पहले बढ़ते हैं, तो उसमें आ जाती है कैनोजीन आ जाती है, एंसिलीन आ जाती है और एस्पार्टेम आ जाती है। एस्पार्टेम बेसिकली जो कंसिस्ट करता है, मतलब या बना होता है डाइपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड, उनमें शामिल है एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानाइन। आप सबने अभी पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बाहर कंट्रीज में भी होता है। ये बेसिकली हाईली स्वीटनर होता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है और आम शुगर से ज़्यादा मीठा होता है। आपने देखा होगा एड्स वगैरह में, आप अगर किसी सुपरमार्केट में भी जाते हो तो आपने वहाँ पे सुकराल की एक डब्बी भरी होती है ना, गोलियाँ होती हैं छोटी-छोटी, तो वो बेसिकली आस्पार्टेम होती हैं, ठीक है ना? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे, और ये लो कैलोरीज़ में होता है, तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है, वो मीठा खा सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं इनको खाना, लेकिन ये लो कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है ना इसमें? उसके बाद ट्राइपेप्टाइड में आ जाओ तो यार ग्लूटाथियोन है, ठीक है? थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन है। अब ग्लूटाथियोन में आ जाओ तो इनका फंक्शन क्या है? ग्लूटाथियोन, अपनी बात याद रखनी है, फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन इसका तो ये है कि ये रिडॉक्स एज ए रिडॉक्स बफर, रिडॉक्स रिएक्शन को एज अ बफर, रिडॉक्स रिएक्शन में एज अ बफर अपनी एक्टिविटी सर अंजाम दे रहा होता है, ठीक है ना? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स को एक्टिव करता है। प्रिवेंट हेमोलाइसिस, रेड ब्लड सेल्स में ग्लूटाथियोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide, transport of amino acid across the membrane of kidney and intestinal cells. टेट्रापेप्टाइड में आ जाओ तो टफसिन विजन, ये मैंने बहुत मुश्किल से एक एग्जांपल ढूंढ ली थी। तो बोथ आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, टफसिन इज लोकेटेड ऑन एफसी चेन, एफसी डोमेन ऑफ हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है ना? तो टेट्रापेप्टाइड में टफसिन और रीजन आ जाती है जो कि बहुत हार्ड है पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि कहाँ पर लोकेट होती है? एफसी डोमेन। और जो फैब डोमेन होती है वो आपको पता है कि हैवी और लाइट चेन के दरमियान के ऊपर होती है, ठीक है ना? उसके बाद आता है पेंटापेप्टाइड है, तो पेंटापेप्टाइड में एनकेफेलिन्स बिहेव्स लाइक ओपिएट्स एंड रिलीफ मीन्स, जो पेंटापेप्टाइड्स हमारी बॉडी में बन रहा है, एनकेफेलिन्स बेसिकली नेचुरल एनाल्जेसिक ऑफ द बॉडी है, जो कि हमारी बॉडी में एक एनाल्जेसिक केमिकल आप कह सकते हो, या हार्मोन भी आप इसे कह सकते हो, कि हमारी बॉडी से नेचुरल वे में प्रोड्यूस करती है। इसलिए जब हमें थोड़ी ज़्यादा पेन होती है या एकदम से स्टार्ट होती है, तो बाद वक़्त कब कम बाद वक़्त थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, तो वो किसका काम होता है? वो बेसिकली एनकेफेलिन्स का ही काम होता है, हमें पेन नहीं होती। उसके बाद ऑक्टापेप्टाइड्स की आ जाए तो ऑक्टापेप्टाइड में एंजियोटेंसिन 2 बहुत मज़ेदार जो पेप्टाइड है, वो एंजियोटेंसिन 2 है। इसको आप फार्माकोलॉजी में जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे एस इनहिबिटर्स, ठीक है ना? तो ये करता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बेसिकली बीपी को इंक्रीज करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि एस इनहिबिटर्स क्यों है, क्योंकि इसको इनहिबिट कर देंगे तो सारी बात है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है एंजियोटेंसिन। अब इसकी फार्माकोलॉजी में इंपॉर्टेंस क्या है? अब एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम है, या आप कह सकते हैं हार्मोन है, ठीक है ना? वो रिलीज होता है। उसके बाद होता है कि जो रेनिन है, जो हमारी किडनी प्रोड्यूस कर रही होती है, जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना? आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 1 है, उसको एस है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको हम कहते हैं, वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो ड्रग्स होती हैं फार्माकोलॉजी में, वो होती हैं एस इनहिबिटर्स, ठीक है? अब ये करते क्या हैं एस इनहिबिटर्स, ये इस एस इनहिबिटर्स ये जो एस को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। होता क्या है कि जो एंजियोटेंसिन 1 है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है एंजियोटेंसिन 2 में, और जब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट नहीं होगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है? तो रिजल्ट क्या होगा? जो बीपी है
वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। एंटी हाइपरटेंसिव में हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव में जो हम पाथवे फॉलो करते हैं ड्रग्स का, वो ए बी सी डी है। ए से इनहिबिटर्स, बी से बीटा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डी से डायूरेटिक्स। सबसे पहले हम जो ड्रग को चॉइस देते हैं वो ए से इनहिबिटर्स ही होते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर्स, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड फिर डायूरेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नैनो पेप्टाइड में आ जाओ, तो नैनो पेप्टाइड में वैसोप्रेसिन आ जाता है, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और हम आई थिंक मेरा ख्याल है मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो ये क्या करता है, वाटर की रिटेंशन करता है किडनीज में। उसके बाद आ जाओ तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो अ लव हार्मोन, ठीक है ना। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसका जो मेन रोल होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। और जब डिलीवरी का टाइम होता है तब डॉक्टर ऑक्सीटोसिन देते भी हैं पेशेंट को, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो हो। ब्रेडिकाइनिन आ जाए, तो ब्रेडिकाइनिन इट इज सेल्फ जो है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये ब्रेडिकाइनिन ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। वैसोडाइलेटर नाम से याद जाहिर हो रहा है। बेसिकली ब्लड प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, ये होता है ना कि जो ब्लड वेसल्स है उनका जो ल्यूमेन है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए। तो ब्रेडिकाइनिन इज अ वैसोडाइलेटर। तो अगर ये है तो इससे मुराद ये है कि जो ब्रेडिकाइनिन का मेन फंक्शन होगा वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। उसके बाद डेकापेप्टाइड है, उसके बाद डेकापेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ कैलेडिन है, ठीक है ना। उसके बाद वैसोडाइलेटर, ये भी वैसोडाइलेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये भी डिक्रीज करेगी। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 एग्जांपल आ गई। और सम अदर इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स आर गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, बेसिट्रेसिन, एक्टिनोमाइसिन, ग्रामिसाइडिन। ये जो तीनों हैं ये एंटीबैक्टीरियल्स हैं, है ना। हमारी जो बॉडी इनको नेचुरल वे में मतलब प्रोड्यूस करिए, तो ये जो है एंटीबैक्टीरियल है। तो ये थी आज की वीडियो में। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी अमीनो एसिड्स, उसकी क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स जो हमने किए हैं वो। और इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे करेंगे वो आप करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर वगैरह में। और बेसिकली हमने प्रोटीन्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।